चलो, तो लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे कि मेल्फिजियन बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, यानी ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं मेल्फिजियन बॉडी, वो किस तरह का स्ट्रक्चर है और उसके अंदर क्या फंक्शन होता है। समझ आया कि वहां फिल्ट्रेशन होती है, यानी फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का जो है वो मेल्फिजियन बॉडी के अंदर परफॉर्म होगा। क्लियर है? और किस वजह से होता है? पोडोसाइट सेल्स की हेल्प से। समझ रहे हो? तो ये मेल्फिजियन बॉडी थी। मेल्फिजियन बॉडी का सेकंड पार्ट बोमन कैप्सूल, उसकी जो इनर लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं पोडोसाइट सेल्स। क्लियर है? ये है। अब मेल्फिजियन बॉडी से नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो नेफ्रॉन में देखो, मेल्फिजियन बॉडी यानी बोमन कैप्सूल से आगे हम लोगों ने जो थोड़ा सा कोइल्ड पार्ट बनाया है, थोड़ा कर्व्ड पोर्शन बनाया है जिसमें कोइलिंग प्रेजेंट है, वो क्या है? वो है पीसीटी। क्लियर है? पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी है। क्लियर है? मतलब क्या है कि भाई प्रोक्सिमल पार्ट पे है, स्टार्टिंग पार्ट पे है, फर्स्ट पार्ट पे है। कॉन्वुलेटेड यानी कोइल्ड है, ट्यूब्यूल यानी ट्यूब है। क्लियर है? यानी नेफ्रॉन के स्टार्टिंग पोर्शन में प्रेजेंट कोइल्ड ट्यूब स्ट्रक्चर है पीसीटी। अब अगर इस स्ट्रक्चर को याद रखना है तो तुम लोग इस तरह से याद रख लो, इसको याद रखो एक बड़े उल्टे डब्लू के रूप में। ये क्या है? नहीं, एम नहीं है, बड़ा उल्टा डब्लू है, क्योंकि उल्टा डब्लू तुम्हें याद रहेगा, बड़ा डब्लू याद रहेगा, उसको उल्टा कर लो। ठीक है? बड़े डब्लू के नीचे क्या था? सेंट सेबेस्टियन गार्डन में 100 करोड़ रुपए थे। ठीक है? चलो, तो ये वो बड़ा उल्टा डब्लू है। समझ रहे हो? इस बड़े उल्टे डब्लू को याद रखने से मतलब क्या है भाई? हम लोग एम को क्यों याद रख रहे हैं प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में? तो देखो, एम से रिलेट करते हैं यहाँ के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स। जैसे पीसीटी जो है, ये ऐसा पार्ट है नेफ्रॉन का जहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगी। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगी। अब ये क्या होता है भाई? देखो, अब हम लोगों के अंदर इस नेफ्रॉन में ये जो सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुई है ना मेल्फिजियन बॉडी में, ये इससे जो बना इनिशियल फिल्ट्रेट, अगर यही हम एज इट इज यूरिन के रूप में बाहर निकालने लग जाए ना, भाई टंकी के ऊपर बैठना पड़ेगा या टंकी लेके घूमनी पड़ेगी, इतना फिल्ट्रेट बनता है। समझ रहे हो? तकरीबन 180 लीटर बनता है। 101 एक दिन में 180 लीटर टंकी बांधनी पड़ी, बाल्टी से भी काम ना चले। समझ रहे हो? तो इस फिल्ट्रेट में से बहुत सारी चीजें रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है? वापस ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है इनका, और वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से होता है। क्लियर है? नेक्स्ट और फीचर क्या है? तो भाई ये ऐसा पार्ट है जिसके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। अबे माइक्रोविलाई, भाई विलाई तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये उनका छोटा रूप है। तो छोटी छोटी विलाई है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। और माइक्रोविलाई प्रेजेंट है इसीलिए यहां बनता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनता है। क्लियर है? समझ गए? ये है माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। और तीसरे एम का मतलब क्या भाई? मतलब थर्ड कैरेक्टर क्या है जो एम को रिलेट करता है? भाई ये ऐसा पार्ट है जहां के सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो हर सेल में होता है, तो यहां इतना स्पेसिफिकली क्यों बता रहे हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं कि भाई ये पावर हाउस होता है सेल का। ठीक है? और इन सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ये कहीं ना कहीं एनर्जी का यूज कर रहे हैं। अब ये एनर्जी का यूज किस में करेंगे? जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा रीएब्जॉर्प्शन का, तो रीएब्जॉर्प्शन में एनर्जी यूज करेंगे। मतलब ये हमें बताता है कि भाई नेफ्रॉन के अंदर जो रीएब्जॉर्प्शन है ना पीसीटी वाले पार्ट में, जो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव है। यानी इस मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन में कुछ परसेंट एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है? समझ रहे हो? एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी प्रेजेंट है।
क्लियर है? ये हमें बताता है माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस। तो याद रख लो एक बड़ा उल्टा W, ठीक है, उससे याद रह जाएगा पीसीटी के बारे में। अब भाई नीट 2015-16 के अराउंड एक क्वेश्चन आया था कि अगर हम लोग हमारे नेफ्रॉन से, ठीक है, अगर हम लोग हमारे नेफ्रॉन से पीसीटी को रिमूव कर दें, पीसीटी इज रिमूव्ड, अगर पीसीटी को रिमूव कर दें देन क्या होगा? अगर पीसीटी रिमूव कर दी तो क्या होगा भाई? ये जो है ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करने वाला पार्ट है। यहां पर अगर वाटर की बात की जाए ना तो 70 से 80% वाटर जो फिल्ट्रेट में आया वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ समझ रहे हो? ये नहीं होगा ना तो बनने वाला यूरिन ऐसा होगा, सॉरी, जिसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, मतलब बनने वाला यूरिन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा। क्लियर है? तो पीसीटी को अगर रिमूव कर दिया, उसने पूछा अगर पीसीटी को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? तो यूरिन बिकम डाइल्यूट, यूरिन बिकम डाइल्यूट, ये होगा भाई। अगर पीसीटी हटा दी जाए तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है पीसीटी। क्लियर है? बड़ा उल्टा W निपटा लो जल्दी। हो गया? हो गया? चलो अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट क्या है? तो देखो पीसीटी कंप्लीट हुआ, पीसीटी कंप्लीट हो गया। पीसीटी से आगे चलें तो यहाँ नेक्स्ट पार्ट आता है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हेनलेज लूप। क्लियर है? एक यू शेप्ड हेयर पिन स्ट्रक्चर है जो कि हेनले ने हमें बताया था, तो हम लोग कहते हैं हेनले का लूप है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट है हेनलेज लूप। हेनलेज लूप क्लियर है? तो देखो हेनले लूप कैसा स्ट्रक्चर है हमारे नेफ्रॉन का। हेनले लूप, अब ये लूप है, लूप मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, लूप है ना, तो ये कुछ कुछ इसी तरह का है। कैसे? तो देखो इसकी शेप है यू शेप्ड। इंग्लिश का जो यू लेटर होता है ना, वोकैब का, इंग्लिश वोकैब का जो यू लेटर है उस जैसी शेप है, यानी यू शेप्ड है। और इसको बकायदा एनसीईआरटी बताती है कि ये यू के साथ साथ हेयर पिन लाइक है, हेयर पिन शेप्ड, हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब ये लाइन हम लोगों को लिखनी पड़ती है क्योंकि भाई ये एनसीईआरटी की लाइन है कि ये हेयर पिन जैसा है। अब हेयर पिन तो तुम लोगों ने वही देखी, वो कचड़ 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 करती है, वही देखिए। हेनले लूप वैसा कहाँ है? तो एक हेयर पिन ऐसी भी होती है, तो तुम लोगों को पता ना हो तो। एक हेयर पिन ऐसी भी होती है, मुझे भी नहीं पता था, बाद में पता चला। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसे हेयर पिन लाइक शेप्ड। क्लियर है? ये है यू शेप्ड और हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी में। क्लियर है? समझ रहे हो? यानी इसकी वजह से किडनी मेटानेफ्रिक एडवांस हुई है। समझ रहे हो? क्लियर है? तो हमारी किडनी में यानी मेटानेफ्रिक किडनी में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन मेटानेफ्रिक किडनी ओनली। स्टार्टिंग में बात की थी ना, मेटानेफ्रिक किडनी में प्रेजेंट है और इसी वजह से किडनी एडवांस हुई है। एडवांस कैसी हुई है भाई? इसकी वजह से किडनी में एक स्पेशल फीचर ऐड हो गया किडनी के फंक्शन में। क्या फीचर ऐड हो गया? कि किडनी के अंदर से वाटर कंजर्वेशन होने लगी, किडनी वाटर कंजर्वेशन करने लगी, वाटर कंजर्व हो रहा है अब। ठीक है, यानी वाटर लॉस नहीं हो रहा, जल बच रहा है, वाटर बच रहा है हमारे शरीर के अंदर, कंजर्व है, लॉस नहीं कर रहे हम लोग, जितना पॉसिबल हो सके उतना। कैसे भाई? ये काम ये करता है, तो ये क्या करेगा? वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन इन बॉडी, बॉडी में वाटर की अमाउंट मेंटेन रखेगा, वाटर कंजर्व करके रखेगा। कैसे? तो भाई ये वाटर रीअब्सॉर्ब करता है। क्लियर? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर,
रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर रीअब्जॉर्ब करता है। मेनली लिखना, मेनली, और वाटर के साथ साथ फिर मेनली बता रहे हैं, मतलब कोई न कोई और चीज तो है, तो यहाँ वाटर एंड सॉल्ट्स। क्लियर है? वाटर का मेनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है, समझ गए? चलो, अब हेनले लूप का तुम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसमें हम लोग बताते हैं कि भाई हेनले लूप के दो आर्म्स हैं, है ना? हेनले लूप की दो आर्म बताई जाती हैं, कौन कौन सी? एक तो डिसेंडिंग आर्म, एक तो डिसेंडिंग आर्म या डिसेंडिंग लिम्ब, और एक है असेंडिंग आर्म, असेंडिंग लिम्ब। अब देखो दोनों में डिफरेंस कैसा है। डिसेंडिंग आर्म तुम लोगों ने देखा तो एक सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और इसका स्पेसिफिक फीचर है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, डिसेंडिंग आर्म की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन परमिएबल है, मतलब डिसेंडिंग आर्म परमिएबल है, परमिएबल फॉर वाटर, वाटर के लिए परमिएबल है, सिर्फ वाटर ओनली। ये डिसेंडिंग आर्म सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है। क्लियर है? यानी यहां से और कुछ मूव नहीं कर सकता, इसके थ्रू पास नहीं हो सकता, समझ रहे हो? यानी और कुछ में क्या आएगा? सोल्ट्स, तो हम लोग कहेंगे इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल फॉर सोल्ट्स, सोल्ट्स के लिए इम्परमिएबल है ये आर्म। क्लियर है? समझ गए? तो हेनले लूप की डिसेंडिंग आर्म वाटर के लिए परमिएबल और सोल्ट्स के लिए इम्परमिएबल है। समझे? और अब सेकंड पार्ट, हेनले लूप की असेंडिंग आर्म। भाई असेंडिंग आर्म जब हम लोगों ने बनाई ना, तो असेंडिंग आर्म को हम लोगों ने दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, दो सेगमेंट बनाए थे असेंडिंग आर्म में। क्लियर है? दो सेगमेंट्स हैं, दो सेगमेंट कौन कौन से? तो देखो यहां है, एक सेगमेंट तो है थोड़ा सा थिन, पतला है। क्लियर है? थिन सेगमेंट। और एक सेगमेंट है थोड़ा सा मोटा, यानी थिक है, थिक सेगमेंट। थिन एंड थिक सेगमेंट है। अब देखो थिन सेगमेंट कौन सा है, थिक सेगमेंट कौन सा है, यानी ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग क्या बात करें फंक्शन के नाम पे? परमिएबिलिटी की। तो अब देखते हैं थिन सेगमेंट किसके लिए परमिएबल है और थिक सेगमेंट किसके लिए परमिएबल है। ठीक है, चलो अगर थिन सेगमेंट की बात करें तो असेंडिंग आर्म का जो थिन सेगमेंट है, यानी जो पतले वाला हिस्सा है, ये परमिएबल होता है, परमिएबल फॉर वाटर, ये वाटर के लिए परमिएबल है। जबकि जो थिक सेगमेंट है, मोटे वाला हिस्सा है, वो है परमिएबल, परमिएबल फॉर सॉल्ट, ये सॉल्ट्स के लिए परमिएबल है। समझ आया? तो ये अलग अलग दो लिम्ब हैं, दो आर्म हैं, एक डिसेंडिंग आर्म है, एक असेंडिंग आर्म है। डिसेंडिंग आर्म एक जैसी होती है कि पार्ट है तो पूरा का पूरा पार्ट परमिएबल है वाटर के लिए, सोल्ट के लिए इम्परमिएबल है, मूवमेंट नहीं करवाता। जबकि असेंडिंग आर्म में दो सेगमेंट है, थिन और थिक। थिन सेगमेंट वाटर के लिए परमिएबल है, यानी यहाँ से वाटर पास आउट हो सकता है, जबकि यहाँ से सोल्ट पास आउट हो, क्योंकि ये सोल्ट के लिए परमिएबल है। क्लियर? ये है हेनले लूप का स्पेसिफिकेशन, यानी हेनले लूप के कुछ स्ट्रक्चरल पॉइंट। क्लियर है? नोट किया तुम लोगों ने? निपटाओ जल्दी, हो गया? चलो अब और पॉइंट्स देखते हैं। भाई हेनले लूप ही वो स्ट्रक्चर है जिसके बेस पे नेफ्रॉन्स में डिफरेंस आता है। क्लियर है? नेफ्रॉन्स के टाइप्स बताए जाते हैं। कैसे? तो देखो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वाटर कंजर्वेशन के लिए, है ना, वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई अगर हेनले लूप की बात की जाए तो हेनले लूप वेल डेवलप्ड किस में होगा? वेल डेवलप्ड किन में होगा? यानी लॉन्ग किन ऑर्गेनिजम्स में होगा हेनले लूप। क्लियर है? और अगर बात की जाए लेस डेवलप्ड किन में होगा, यानी शॉर्ट किस में होगा हेनले लूप, छोटा किस में होगा?
तो देखो ये तुम्हें इसके फंक्शन से पता चलेगा। अगर मैं कह रहा हूं हेनले लूप वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है मतलब वाटर रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन एफिशिएंटली रोल प्ले कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है, समझ रहे हो, वाटर को एफिशिएंटली रीअब्जॉर्ब करवा रहा है, वेल डेवलप्ड तभी तो कहेंगे, मतलब लंबा है। अब लंबे के तो सारे फायदे होते हैं, तो फायदा है कि वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, समझ रहे हो। चलो हेनले लूप की बात हो रही है। तो ये भाई वेल डेवलप्ड उन ऑर्गेनिजम्स में होगा जिनको वाटर कंजर्व करने की, वाटर रीअब्सॉर्ब करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है? ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास पानी की कमी है, समझ रहे हो, जिनको वाटर अवेलेबिलिटी कम है, वही वाटर कंजर्व करना चाहेंगे। वाटर अवेलेबिलिटी कम किन के पास है? डेजर्टिफाइड ऑर्गेनिजम्स, डेजर्ट ऑर्गेनिजम्स को, है ना, कैमल को, हमारी कमली ऊंट, समझ रहे हो, जहाज है अपना, वे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। चलो एक अपने पास वो फुदकने वाला चूहा जिसका नाम फुदक रहा है सिर्फ, कंगारू, हालांकि ऐसा कोई फीचर नहीं है उसके पास कंगारू जैसा, फिर भी पता नहीं क्यों नाम कंगारू दे दिया उसको। कंगारू तो बहुत स्पेशल ऑर्गेनिज्म होता है, कंगारू बाइफिडल है, अगर नहीं पता हो तो। अब तुम लोगों को घंटा पता है बाइफिडल क्या होता है? बाइफिडल का मतलब है भाई कंगारू के पास डबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, समझ रहे हो, मेल कंगारू के पास डबल पेनिस होंगे, फीमेल कंगारू के पास डबल वेजाइना होगी, समझे, मतलब एक ही बॉडी में डबल ऑर्गन्स, ये है। अब देख लो तुम लोग कितना स्पेशल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बात है। ऐसा कुछ नहीं है इस चूहे के पास, पर फिर भी पता नहीं क्यों नाम दे दिया। अब दे दिया तो पढ़ लो भाई, कंगारू चूहा, हमने कहा ना इसके पास सबसे लंबा है, ले लूप कहा था शुरू में बात की थी कि कंगारू रेट के पास सबसे लंबा है, ले लूप, ठीक है। चलो तो ये है। अब ये लेस डेवलप्ड किन में होगा? लेस डेवलप्ड है, छोटा है, मतलब काम एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, छोटे के बड़े नुकसान होते हैं, काम अच्छी तरह नहीं कर पा रहा, मतलब काम क्या है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, लूप की बात हो रही है, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा, फिर भी बंदा जिंदा है, मतलब ऑर्गेनिज्म जिंदा है, मतलब इस ऑर्गेनिज्म को इतना वाटर कंजर्व करने की जरूरत नहीं है। कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनको वाटर कंजर्व करने की जरूरत नहीं होती? जिनके पास पहले वाटर बहुत हो, मतलब जो कतई पानी में पड़े रहते हो, ठीक है, यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में इतना डेवलप नहीं होता। चलो लिखो, तो वेल डेवलप्ड या लंबा किन में है? डेजर्टिफाइड ऑर्गेनिजम्स में, डेजर्टिफाइड ऑर्गेनिजम्स, या एनिमल्स लिखो, मोर करेक्ट रहेगा, है ना, डेजर्टिफाइड एनिमल्स। और लेस डेवलप्ड या छोटा किसके पास है? एक्वेटिक, एक्वेटिक एनिमल्स में। चलो अच्छा हुआ हम लोग पानी में नहीं रहते, इतना ही तो हमारे पास भी छोटे छोटे होते एनले लूप, ये है। अब भाई एनले लूप की लेंथ इतना क्यों मैटर कर रही है? बिकॉज लेंथ ऑलवेज मैटर्स, साइज ऑलवेज मैटर्स, इसलिए मैटर कर रही है। अब समझो क्यों कर रही है। तो भाई हेनले लूप स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ के बेस पे ही नेफ्रॉन के दो टाइप हो जाते हैं, इसलिए इतना ध्यान से पढ़ रहे हैं हम लोग। अरे सारा खेल तो लंबाई का ही है। चलो तो बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ हेनले लूप there are two types of nephron, दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, क्लियर है? there are two types of nephron, क्लियर है? दो तरह के नेफ्रॉन है हेनले लूप की लेंथ के बेस पे, पता चला ना लेंथ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। चलो अब ये दो टाइप कौन कौन से हैं, तो देखो दो टाइप हैं भाई, यहां इस तरह पार्टीशन कर लेना, डिफरेंशिएशन कर लेना, कैसे कि भाई दो टाइप्स हैं, पहला है जिसे हम लोग कहते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन,
और सेकंड टाइप है जक्स्टामेडुलरी। जक्स्टामेडुलरी क्लियर? कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। भाई अब एक चीज देखो तुम लोग, इनके नाम से तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? कुछ बदबू बदबू नहीं आ रही इनके नाम से? आ रही होगी, फील तो हो ही रहा होगा। भाई ये चीख चीख के कह रहा है मैं तो कॉर्टिकल वाला हूं, मतलब मैं तो कॉर्टिकल हूं, मतलब मैं तो कॉर्टेक्स में हूं। ये कह रहा है चीख चीख कह रहा है मैं तो नेफ्रॉन वो हूं जो को मेडुला हूं, मतलब जक्स्टा मेडुलरी हूं। समझ रहे हो ना? ये कह रहा है ये वो नेफ्रॉन है, नाम से बता रहा है कि जो कॉर्टेक्स पार्ट की तरफ ज्यादा होगा। ये वो नेफ्रॉन है जो कि मेडुला पार्ट की तरफ ज्यादा होगा। अब हम लोगों ने डायग्राम में देखा था कि भाई बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी ऐसे पार्ट हैं जो कॉर्टेक्स में होते हैं, और हेनले लूप ऐसा पार्ट है जो मेडुला में होता है। अब हेनले लूप की लेंथ के बेस पे बात करें फिर भी कॉर्टेक्स का नाम क्यों आ रहा है? तो यहाँ कॉर्टेक्स थोड़ी ना कहा, कॉर्टिकल का है, कॉर्टेक्स कानी मतलब कॉर्टेक्स की तरफ, समझ गए? तो देखो यहाँ वो नेफ्रॉन आएंगे जिनके हेनले लूप कतई छोटे छोटे होंगे और कॉर्टेक्स की तरफ होंगे। यहाँ वो हेनले लूप आएंगे जिनके पास दे लंबे लंबे, मतलब ऐसे नेफ्रॉन आएंगे लंबे लंबे नेफ्रॉन वाले, सॉरी लंबे लंबे हेनले लूप वाले नेफ्रॉन आएंगे, और ये लंबे लंबे हेनले लूप कतई मेडुला में घुसे पड़े होंगे। तो लंबा है तो गहराई में तो जाएगा, तो ये कतई गहराई में उतरे हुए होंगे, ऐसे नेफ्रॉन होते हैं। समझ रहे हो? चलो तो देखो डिफरेंस लिखना शुरू करो। कॉर्टिकल नेफ्रॉन ऐसे नेफ्रॉन है जिनके अंदर हेनले लूप छोटा होता है, भाई छोटा है इनके पास। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन है जिनके पास बड़ा होता है, क्या? हेनले लूप। चलो हेनले लूप है लंबा, लॉन्ग, क्लियर है? अब देखो भाई लेंथ ऑलवेज मैटर्स, तो लेंथ से ही सारा डिफरेंस आ गया, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक लंबा। अब एफिशिएंसी पता चल रही है, ये वो नेफ्रॉन होंगे जिनके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम होगी, ये वो नेफ्रॉन होंगे जिनके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ज्यादा होगी। जितना लंबा हेनले लूप है उतना ही ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन, ये है। तो देखो भाई अगर बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, तो ये नेफ्रॉन वो हैं जिनके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन, जिनके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगी। और बात करें जक्स्टामेडुलरी की, तो ये वो नेफ्रॉन है जिनके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन मोर एफिशिएंटली यानी ज्यादा होगी। ठीक है, समझ रहे हो? क्लियर है? दो 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 डिफरेंस नोट किए भाई, हेनले लूप की लेंथ का डिफरेंस है और फिर हेनले लूप की लेंथ के बेस पे फंक्शन का डिफरेंस आ गया। चलो अब और पॉइंट्स नोट करते हैं इनके बारे में, पहले ये निपटाओ तुम लोग। हो गया? अब बात करते हैं भाई कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी के बारे में, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, कुछ बातें और हो जाएं। तो देखो और क्या होता है, अगर हम बात करें कि मैं इस साइड डिस्कस कर रहा हूं कॉर्टिकल को, और यहां मैं बतिया रहा हूं जक्स्टामेडुलरी के बारे में, जक्स्टामेडुलरी। तो देखो पहला डिफरेंस हेनले लूप की लेंथ और दूसरा लेंथ के बेस पे फंक्शन में डिफरेंस आ गया। चलो ये तो मान ली जाए, ठीक है। और डिफरेंस क्या होगा? तो और डिफरेंस होगा भाई कॉर्टिकल नेफ्रॉन कह रहे हैं ना, मतलब जिनके पास हेनले लूप छोटा है। तो हेनले लूप छोटा है ना, यहाँ क्या होता है, यहाँ कुछ फिर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस आने लग जाते हैं। क्या डिफरेंस आते हैं कि भाई यहाँ वासा रेक्टा नाम का जो स्ट्रक्चर है वो या तो बहुत रिड्यूस्ड होगा, मतलब बहुत खत्म हुआ होगा, मतलब रिड्यूस्ड का मतलब है
बहुत छोटा या बहुत ना के बराबर ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और यह होगा ही नहीं, एब्सेंट, ठीक है। जबकि यहाँ वासा रेक्टा जो है, वासा रेक्टा नाम का जो स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप्ड होगा, क्लियर है। यहाँ वासा रेक्टा नाम का जो स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप्ड होगा, ये है, ठीक है, वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा भी है भाई बॉर्डर पार चला गया, औकात से बाहर जा रहा है, तो नीचे लिख लो वेल डेवलप्ड है। चलो अब ये वासा रेक्टा क्या है, तो देखो अब मैं यहाँ साइड में नेफ्रॉन का डायग्राम बनाऊंगा कोर्टिकल वाले का, तुम लोग बना लेना साइड में या फिर नीचे पॉइंट्स खत्म होने के बाद, क्योंकि कुछ पॉइंट और है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये अपना बोमन कैप्सूल है और ये पीसीटी है, क्लियर है, ये हेनले लूप है, ये डीसीटी और ये सीडी है, ठीक है। चलो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या होता है भाई, अगर ये नेफ्रॉन कोर्टिकल हुआ ना, तो देखो क्या होगा, कोर्टिकल में ये पार्ट तो मतलब ये हिस्सा कोर्टेक्स और ये हिस्सा मेडुला है। तो पहली बात तो हेनले लूप की लेंथ बहुत कम होगी, छोटी सी होगी, मतलब पूरा पूरा नेफ्रॉन ज्यादातर कोर्टेक्स की तरफ ही होगा, ठीक है, समझे, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि भाई यहाँ जो ग्लोमेरुलस बनता है ना ब्लड कैपिलरीज का, ये जो टफ्ट बनता है, ये एफरेंट आर्टेरियोल आता है और यहाँ से निकलती है इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट थोड़ा सा चौड़ा है, इफरेंट इतना चौड़ा नहीं है, इफरेंट पतला सा है, ठीक है, डायमीटर कम है। तो क्या होता है, ये इफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है, ये जनरली यहाँ इनके अराउंड पीसीटी डीसीटी हेनले लूप के अराउंड कोइलिंग करता है, ठीक है। बट क्या होता है, जब नेफ्रॉन कोर्टिकल हो ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ कोइलिंग करता है, अगर मैं बात करूं तो इस तरह से, और ये कोइलिंग होगी डीसीटी की तरफ होगी, फिर ये कोइलिंग होगी पीसीटी के ऊपर, पीसीटी के ऊपर ये कोइलिंग होगी। यानी यहां ये इफरेंट आर्टेरियोल डेवलप तो हुआ, इफरेंट आर्टेरियोल डेवलप तो हुआ, बट सिर्फ पीसीटी और डीसीटी के चारों तरफ राउंड अबाउट हो गया, हेनले लूप की तरफ जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हेनले लूप बहुत छोटा है और यहाँ इतना वाटर एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं, मतलब हेनले लूप का इतना रोल नहीं है ना, तो ये हेनले लूप पे रैप अराउंड भी नहीं हुआ, हेनले लूप पे इसने कोई लिंक भी नहीं की, और ये सिर्फ पीसीटी और डीसीटी पे रह गया। अब पीसीटी और डीसीटी कैसे स्ट्रक्चर है, पीसीटी डीसीटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, नाम पता है ना हमें, क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के चारों तरफ इनके बाहर इनकी पेरिफेरी पे क्या हो रहा है, ये इफरेंट आर्टेरियोल यानी ये कैपिलरी जो यहां से निकल रही है, ये नेटवर्क बना रही है, जाल बना रही है, समझ रहे हो। तो इसे हम लोग कहते हैं पेरी यानी पेरीफेरी पे, ठीक है, किसकी, इन ट्यूब्यूल्स की। तो पेरी ट्यूब्यूलर किसका नेटवर्क है, ट्यूब्यूल्स की पेरीफेरी पे, कैपिलरी का, कैपिलरी नेटवर्क, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट है, समझ रहे हो, ये है, यानी क्या है, पीसीएन प्रेजेंट है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट है कोर्टिकल नेफ्रॉन की अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जबकि हम बात करते हैं अब जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो देखो डिफरेंस किस चीज का होगा, बोमन कैप्सूल पीसीटी, ये हेनले लूप,
ये, ठीक है, ये जक्स्टामेडुलरी है। अब जक्स्टामेडुलरी और कोर्टिकल में डिफरेंस देखो, तुम्हें आसानी से डिफरेंस पता चल जाएगा। क्या डिफरेंस है कि भाई ये ज्यादातर कोर्टेक्स की तरफ ना होकर के मेडुला की तरफ है ना, यानी हेनले लूप थोड़ा सा लंबा है। तो देखो हेनले लूप की लेंथ में डिफरेंस नजर आ रहा है, पता चल रहा है, हेनले लूप लंबा है थोड़ा सा। और लंबाई होने के साथ साथ क्या होता है, यहां जो ये इफरेंट आर्टेरियोल निकलता है, ठीक है, यहां जो इफरेंट आर्टेरियोल निकलता है ना, ये इन ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ नेटवर्क नहीं बनाता, ये क्या करता है, ये डीसीटी की तरफ बढ़ता है, ठीक है, डीसीटी की तरफ बढ़ा और यहां से इसने नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, यहां से इसने नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, किसके चारों तरफ, हेनले लूप के चारों तरफ। हेनले लूप के चारों तरफ, और यहां हेनले लूप के चारों तरफ ये नेटवर्क बनता है, समझे। अब समझ रहे हो, जैसे चंदन के पेड़ पे सांप लिपटता है ना, वैसे लिपट जाता है ये नेटवर्क, समझ गए, ये है डायग्राम। तो देखो अब इस डिफरेंट आर्टेरियल ने ऐसा नेटवर्क डेवलप किया जो कि सिर्फ इन ट्यूब्यूल्स के नहीं, पूरे के पूरे हेनले लूप के चारों तरफ रैप अराउंड है, क्योंकि यहाँ हेनले लूप वेल डेवलप्ड है और हम लोग कह रहे हैं हेनले लूप के साथ साथ वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड है, तो ये है वो वासा रेक्टा, समझ गए। अब ये जो नेटवर्क हेनले लूप के चारों तरफ बना है ना, इसे कहते हैं हम लोग वासा रेक्टा, क्लियर है। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा की डेवलपमेंट मिलती है हमें, और जो अपने कोर्टिकल नेफ्रॉन है उनमें पीसीएन की डेवलपमेंट मिलती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क की डेवलपमेंट मिलती है, क्लियर है, समझ गए, ये हुआ है। तो देख लो यहां इफरेंट आर्टेरियल डेवलप हुआ है वास्ता रेक्टा में, इफरेंट आर्टेरियल, क्लियर है, ये डिफरेंस होता है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई देखो ये डेवलपमेंट डिफरेंट आर्टेरियल की है, हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर कैपिलरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पे ही है, थोड़ा बहुत हेनले लूप पे भी आता है, हेनले लूप पे इतना नहीं आता है एफिशिएंटली जितना वासा रेक्टा डेवलप होती है, समझ रहे हो, मतलब जितना बड़ा स्ट्रक्चर उतने बड़े फंक्शंस, समझ गए, लंबाई का फर्क है ना, तो ये छोटा है तो छोटे के साथ तो छोटी बातें होती हैं, ये लंबा है तो भाई बातें भी लंबी लंबी होंगी, यहाँ तो समझ रहे हो, तो समझ रहे हो, चलो, तो ये हो रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस है कोर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी में। तो यहां तुम लोग लिख लो पीसीएन, पीसीएन का पॉइंट लिखो, एक तो वासा रेक्टा का पॉइंट लिखा है, एक पीसीएन का पॉइंट लिखो। पीसीएन जो है वो नॉट सो डेवलप्ड, इतना डेवलप्ड नहीं होता, यहाँ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इतना डेवलप्ड नहीं होता, कहाँ, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में। जैसा हम लोगों ने यहाँ कहा ना वासा रेक्टा इतनी डेवलप नहीं है, कोई बात नहीं, हिसाब कर दे शामी, कहाँ किया हिसाब, जक्स्टामेडुलरी में। वासा रेक्टा तो वेल डेवलप्ड, पीसीएन इतनी डेवलप्ड है ही नहीं, ये हुआ है, समझ गया, अबे समझ आया, चलो। अब अगर बात करें भाई हमारी बॉडी में कौन से टाइप के हैं, जक्स्टामेडुलरी है या कोर्टिकल है, तो हमारी बॉडी में भाई किस तरह के होने चाहिए, थोड़ा सा सोचो, क्या हम लोग मतलब पानी में रहते हैं क्या, हैं, कतई एक्वामैन हो रखे हैं, ऐसा है, पानी में रहते हैं क्या, नहीं रहते ना, चलो, तो क्या हम क्या तितर पंखी है, हवा में उड़ते हैं, नहीं, हम ऐसा भी नहीं करते, तो क्या कंगारू रेट अपना भाई लाया उसके साथ रहते हैं ना, हम लोग ऐसी कंडीशन में है भाई, ना कमी है अपने के अंदर ना अपने के अंदर बादू है, मतलब फालतू है क्या, पानी, समझ रहे हो, जरूरत है खानगी पीणगी नहानगी, सारा जरूरी धोनगी,
एक अम्मी ये अपनी इच्छाएं पूरी हो जाए बस। ये 3-4 इच्छा है, खाना पीना नहाना धोना, धोना इंपॉर्टेंट है भी, चलो ये चारों पूरी हो जाती है, इतना पानी हमारे पास है और ये अपने लिए सफिशियंट है। फालतू ये भी नहीं कि कतई मछली बन गए तैर ही रहे हैं पूरे दिन, ऐसा भी नहीं है हमारे पास सिस्टम। तो मतलब हमें इतने वाटर की जरूरत नहीं है, बट जितना है उतना से काम चल सकता है। तो भाई क्या होता है, हमें हमारे पास जरूरत का पानी है, तो क्या हमें ज्यादा वाटर कंजर्व करना पड़ेगा बॉडी में? नहीं ना, कमी उससे तो बोतल को ढक खोल शान पी ले शा पानी, हर ढक्कन वो थोड़ी होता है जो तुम लोग सोच रहे हो। चलो तो ये है, मतलब हमें वाटर कंजर्व करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ गए? इससे क्या पता चलता है, अपने पास हेनले लूप छोटा है, हेनले लूप ही छोटा है, सिर्फ ध्यान से ना, हेनले लूप ही छोटा है और कुछ नहीं। तो अपने पास हेनले लूप छोटा मतलब ऐसे नेफ्रॉन अपने पास हैं जिनमें कोर्टिकल कैरेक्टर हो, समझ रहे हो? मतलब कोर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा है अपने पास, समझ गए? और क्या फिर अपने पास जक्स्टा मेडुलरी है ही नहीं? ना ना, यहाँ थोड़ी बहुत तो रीअब्जॉर्प्शन करनी पड़े नहीं अपन है, थोड़ा बहुत तो पानी बचाना पड़ता है ना, तो टंकी बांधनी पड़ जाए। तो ऐसा भी अपने पास फीचर है कि कुछ परसेंट जक्स्टा मेडुलरी भी है। कितने होते हैं? तो देखो पॉइंट लिखो कि भाई कोर्टिकल नेफ्रॉन अपनी बॉडी में है 80 अप्रोक्सीमेट 80 to 85% है इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 80 to 85% नेफ्रॉन कोर्टिकल नेफ्रॉन है, जबकि हमारी बॉडी में बचे हुए 15 to 20% नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी है। क्लियर है? हमारी बॉडी में 15 to 20% नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी है। तो भाई अगर बात की जाए ये नेफ्रॉन किसके अंदर होते हैं, मतलब कोर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादातर किस में होंगे? कोर्टिकल नेफ्रॉन उन ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा होंगे जिनको वाटर कंजर्वेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग कहेंगे मोस्टली, मोस्टली कौन से ऑर्गेनिजम्स में होते हैं? मोस्टली इन एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स में ज्यादातर कोर्टिकल नेफ्रॉन मिलेंगे। और अगर जक्स्टा मेडुलरी की बात की जाए तो लिखो मोस्टली इन डेजर्ट एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल्स। क्लियर है? मरुस्थलीय जीवों में ज्यादा होते हैं। तो ये दो तरह के नेफ्रॉन है भाई, कोर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। किस बेस पे डिफरेंस आया है? हेनले लूप की लेंथ के बेस पे। तो समझ लो लेंथ ऑलवेज मैटर्स। चलो निपटाओ इसे, निपटाओ, हो गया? चलो अब आगे चलते हैं अपन। ये दो टाइप के नेफ्रॉन थे हेनले लूप के बेस पे। तो भाई अब अगर पूछा जाए तुम लोगों से, और पूछा क्या जाए, नीट ने पूछा भी है कई बार, पूछा जाए कि अगर मैं नेफ्रॉन में से हेनले लूप हटा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब ऐसा क्या है जो हेनले लूप के एब्सेंस में नहीं हो पाएगा? बताओ, अगर मैं हेनले लूप हटा दूं नेफ्रॉन से तो क्या फर्क पड़ेगा भाई नेफ्रॉन पे? वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, है ना? वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो फिल्ट्रेट है उसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा रहेगी, फिल्ट्रेट में वाटर की अमाउंट ज्यादा रही मतलब बनने वाले यूरिन में वाटर की अमाउंट ज्यादा है, समझ रहे हो? मतलब ज्यादा यूरिन बनेगा, और ज्यादा यूरिन बनेगा और ऐसा यूरिन बनेगा जिसमें वाटर ज्यादा, मतलब यूरिन कतई डाइल्यूट होगा। तो यहां भी वही पॉइंट आता है कि भाई अगर हेनले लूप को हटा दिया जाए ना, if Henle loop, Henle's loop is removed, then क्या होगा? यूरिन बिकम डाइल्यूट
यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। क्लियर है? ये हेनले लूप का फीचर है। चलो हेनले लूप की बात यहाँ होती है खत्म। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट था हेनले लूप का, नोट करो और लपेट लो इसे। समझ गए? ये था। अब हेनले लूप कंप्लीट हुआ है यहाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं एक्चुअल में कहूँ तो। नेक्स्ट पोर्शन क्या है भाई? हेनले लूप के बाद फिर से हमारे नेफ्रॉन में एक कोइल्ड, एक कॉन्वोल्यूटेड पार्ट आता है, और उस पार्ट को हम लोग कहते हैं, वो थोड़ा सा बोमन कैप्सूल से दूर है, तो उसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर है? शॉर्ट में डीसीटी। डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। अब ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, ये कैसा स्ट्रक्चर है अगर बात की जाए तो भाई ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो नाम से पता चल रहा है ट्यूब है तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। क्लियर है? कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है क्या? डीसीटी। और देखो कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई, ये पार्ट किस लिए है, यहाँ इस पार्ट का फंक्शन क्या है, इस पार्ट का यूज क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। भाई डीसीटी किस लिए प्रेजेंट है? जब सारे काम हो गए, फिल्ट्रेट बन गया था, जरूरत की चीजें रीअब्सॉर्ब, पीसीटी नहीं कर ली, बचा खुचा पानी है लूप ने रीअब्सॉर्ब कर लिया, ये क्यों दिया गया है? तो भाई कहीं कभी कभार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पीसीटी और एनले लूप की रीअब्सॉर्प्शन से भी पूरा कौन पार्ट है, मतलब एनले लूप और पीसीटी का रीअब्सॉर्प्शन भी सफिशिएंट नहीं होता, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है। समझ रहे हो? थोड़े बहुत रीअब्सॉर्प्शन की और रिक्वायरमेंट होती है, तब इसे याद किया जाता है। ये वो भूली बिसरी यादें हैं जो टाइम टाइम पे आती रहती हैं, मतलब जरूरत के अनुसार याद किया जाता है इसे। जरूरत के अनुसार मतलब जरूरत कब पड़ेगी? जब बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन आएगी ना, तब जरूरत पड़ेगी इसकी। और किस लिए जरूरत पड़ रही है? रीअब्सॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। कंडीशन आने पे रीअब्सॉर्प्शन होगा, यहाँ होगा कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ किस चीज का भाई? मेनली तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पानी, तो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और साथ साथ में सॉल्ट्स का भी। ठीक है, तो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स ये होता है यहाँ। भाई एक चीज बताओ मुझे तुम लोग, मैं कह रहा हूं कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होगा, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन तो कंडीशन बनी बॉडी में कोई ऐसी, तब जा करके उसको वाटर या सॉल्ट का रीअब्सॉर्प्शन होगा। तो भाई क्या होता है, मतलब कैसा ऑर्गन है? कुंभकर्ण है क्या? जरूरत पड़ी थप्पड़ मार के खड़े होकर लियो, ना तो सुना दियो, मतलब जरूरत पड़ी तो एक्टिवेट कर लिया, नहीं तो इनएक्टिव कर दिया। कैसे हो सकता? बटन थोड़ी लगाए, गोचे थोड़ी तोड़ रहे हैं, बटन दबाया डीसीटी काम लग गई, बटन बंद किया डीसीटी काम बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो फिर भाई ये कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होती कैसे है? डाउट ये आया। समझ रहे हो ना? एक तो पीसीटी हमेशा रीअब्सॉर्प्शन करती है, हमेशा करती है, बात खत्म, करेगी। हेनले लूप करता है, हेनले लूप हमेशा करता है। ये कभी कभार करती है, कभी कभार नहीं करती है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? यहाँ किया उसके, चलो पतो करा, यहाँ किया उसके। तो देखो भाई कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन यहां होती है किस वजह से? इसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है हार्मोनल एक्शन, इस वजह से। समझ रहे हो? कुछ हार्मोन्स के एक्शन के कारण कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये डीसीटी जो है ये है अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। अब भाई दो चीजों का रीअब्सॉर्प्शन करना है, वाटर और सॉल्ट का। अब दो चीजों का रीअब्सॉर्प्शन करना है, दो चीजों के रीअब्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म है, तो भाई हार्मोन भी दो ही चाहिए, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ रीअब्सॉर्प्शन है वाटर और सॉल्ट का,
और ये अंडर हार्मोनल कंट्रोल है। तो देखो हार्मोन कौन कौन से चाहिएंगे, यहाँ 2 हार्मोन चाहिए हमें, ठीक है। 2 हार्मोन कौन कौन से, एक तो चाहिए हमें ADH फर्स्ट हार्मोन, जिसे हम लोग वेस्टोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक हमें चाहिए सेकंड हार्मोन एल्डोस्टेरोन। तो ये 2 हार्मोन चाहिए, यानी हमारी DCT इन 2 हार्मोन्स के कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। और ये वो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के कंट्रोल में क्या करती है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। और ये कैसा पार्ट है, कोल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो। अब ये हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, कहां से आते हैं, क्या है क्या नहीं, ये चीजें अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं कल।